नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं सत्येंद्र सिंह भूगोल में नए टॉपिक के साथ समय के गलियारे में मानव भूगोल। जैसा कि सर्वविदित है कि सर्वप्रथम जब धरती का निर्माण हुआ होगा या पृथ्वी की उत्पत्ति हुई होगी, उस समय धरती पर कुछ भी नहीं था। धरती बिल्कुल वीरान थी और धीरे धीरे भूपटल की रचना हुई, फिर वायुमंडल की रचना हुई। कहा जाता है कि घनघोर वर्षा हुई उस वायुमंडल के कारण और धरती पूर्ण रूप में जलमग्न हो गई। जलमग्न होने के बाद धीरे धीरे समय बीतता चला गया और जल में वनस्पतियों का या कह सकते हैं काई का प्रवर्धन हुआ या उत्पत्ति हुई और धीरे धीरे समय बीतता चला गया और वनस्पतियां धरती जल से और भूपटल पर भी आ गई और जल से ही जीवों की उत्पत्ति प्रारंभ हुई और समय बीतता गया। अंततोगत्वा मानव भी धरती पर घूमने लगे। आदिम समय में प्रकृति इतना बलवान थी कि मानव कुछ भी सोच नहीं पाता था या मानव के पास संसाधन नहीं थे। जैसे माना जाए पाषाण काल में मानव के पास पत्थर थे तो पत्थरों की ही कुल्हाड़ी बना लिया करता था। जो काम आज के युग में कहें हम चंद मिनटों में कर लेते हैं, वो कई दिनों कई वर्षों तक लग जाते थे उस समय कार्य करने में। तो समय के बीतते कारण ये जो मानव आज यहाँ पहुंचा है, यह एक दिन में नहीं हुआ बल्कि दीर्घकालीन समय बीतने के बाद मानव आज यहाँ पहुंचा हुआ है। ऐसे ही कहा जा सकता है कि मानव का धरती पर पदार्पण होने के बाद मानव भूगोल समय के लंबे गलियारों से एक दीर्घ मार्ग से यह अपने गंतव्य तक पहुंचा है। प्रकृति के रहस्यों से अनजान थे उस समय मानव और आज क्रिया प्रतिक्रिया करके मानव धीरे धीरे कुछ न कुछ सीखा। 15वीं शताब्दी में यूरोप के साहसी नाविकों ने भौगोलिक खोज यात्राएं प्रारंभ करके विश्व भर के लोगों को सामुद्रिक मार्गों का लाभ दिलाया। मानव भूगोल के विकास में उनकी कुछ मूलभूत विचारधाराएं जैसे मानवतावादी विचारधारा मानव कल्याण पर जोर देने लगी। पूरे कह सकते हैं कि ऐसे लोग जो मानव कल्याण पर बल देते थे, मानव कल्याण के बारे में सोचते थे, वो मानवतावादी विचारधाराओं के अंतर्गत हुए थे। आमूलवादी दूसरा है आमूलवादी विचारधारा, इसे हम रेडिकल कहते हैं। रेडिकल यह विचारधारा लोगों के सामाजिक असमानता और निर्धनता पर बल देती थी। और तीसरी विचारधारा है व्यवहारवादी विचारधारा। यह विचारधारा जातीय, प्रजातीय, धर्म और सामाजिक विकास पर बल देती थी। इसी में जैसे रेडिजल महोदय ने कहा, मानव भूगोल का अध्ययन पृथ्वी के प्रमुख प्रदेशों और डार्विन के विकासवादी सिद्धांत के आधार पर किया गया है। ये जो मानव का विकास हुआ है वो डार्विन के विकासवादी सिद्धांत पर आधारित है और इसमें सबसे बड़ा योगदान हंटिंगटन की पुस्तक मानव भूगोल के सिद्धांत एक मील का पत्थर साबित हुआ। इसमें उन्होंने प्राचीन परंपराओं से लगभग कह सकते हैं
कि 20वीं शताब्दी में तीन नवीन विचारधाराओं का जन्म हुआ, जिसे हम निश्चयवादी और संभववाद और नव निश्चयवाद। तीन विचारधाराओं के लिए यूरोप जाना जाता है, क्योंकि भूगोल का सबसे ज्यादा केंद्र बिंदु यूरोप रहा है। तो निश्चयवादी विचारधाराओं में ये कहा गया कि धरती पे या मनुष्य के सभी क्रियाकलाप उसके पर्यावरण द्वारा नियंत्रित होते हैं। जैसे पर्यावरण के अंतर्गत भौतिक कारक, धरातली स्वरूप, जलवायु, वनस्पति, जीव जंतु, ये सब मनुष्य के समाज को एक स्वरूप प्रदान करते थे। उसका खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, मकान, बस्ती आदि सभी पर्यावरण के द्वारा निर्धारित होते थे। इसके समर्थक जर्मन विद्वान जैसे अरस्तु, हेरोडोटस, स्ट्रैबो, हम्बोल्ट, रिटर, रेटजेल जितने भी थे, मानव के जितने भी क्रियाकलाप थे, जितने भी कार्य थे, वो सब प्रकृति द्वारा नियंत्रित होते थे। प्रकृति ही सबसे ज्यादा बलवान मानी जाती थी। प्रकृति की आज्ञा मान करके प्रकृति की पूजा किया करते थे मानव, क्योंकि मानव को उसके अलावा कुछ भी नहीं सूझता था, क्योंकि प्रकृति उस समय ज्यादा शक्तिशाली हुआ करती थी। मानव वृक्षों की पूजा करता था, देवताओं के रूप में बादल यानी वर्षा के रूप में इंद्र की पूजा करता था। विभिन्न प्रकार के देवताओं को पूजा करके, अर्चना करके, प्रसन्न करके सोचता था कि वर्षा हो जाएगी, खेती अच्छी होगी, खाने पीने की चीजें मिलेंगी। इसलिए सब चीजें प्रकृति पर निर्भर थी। सबसे ज्यादा निश्चयवाद के प्रणेता रहे रेटजेल। इन्होंने एक नया मार्ग दे दिया था कि प्रकृति ही एकाकी है, प्रकृति जो चाहेगी मानव वैसा ही होगा। यह इन पर इनका सबसे ज्यादा जोर था। इन्हीं में इनकी शिष्या रही अमेरिका की एलेन चर्चिल सेम्पुल। एलेन चर्चिल सेम्पुल। इन्होंने कहा है मनुष्य का जन्म पृथ्वी से हुआ है और वह पृथ्वी का शिशु मात्र ही नहीं है, अर्थात वह पृथ्वी की खाक का पुतला मात्र ही नहीं है, वरन पृथ्वी उसकी माता है, जिसने उसे मातृत्व दिया है, उसका पालन पोषण किया है, उसके कार्यों को नियत किया है, उसके विचारों को निर्देशित किया है, उसके सामने कठिनाइयां प्रस्तुत की है, जिससे उसका शरीर मजबूत हुआ है तथा बुद्धि कुशाग्र हुई है। इस प्रकार उन्होंने कहा कि प्रकृति ही मनुष्य को सब कुछ मुहैया कराती है और उसी से मानव सीख लेता है, कर लेती। जैसे उन्होंने कहती हैं मनुष्य मोम या प्लास्टिक के पुतले के समान है। मनुष्य मोम या प्लास्टिक के पुतले के समान है, जिस पर वातावरण का भरपूर प्रभाव पड़ता है तथा वह उसी तरह अपने को परिवर्तित कर लेता है। इस विचारधारा के धीरे धीरे मानने वाले लोगों में विवाद उत्पन्न होने लगा। यह विचारधारा 20 वर्षों तक मानी जाती रही, निर्विवाद रूप से सक्रिय रही, लेकिन कुछ विद्वानों ने इसे एक पक्षी दृष्टिकोण करार दे करके इसे खारिज करना शुरू कर दिया। मनुष्य पर्यावरण की कठपुतली मात्र नहीं है, बल्कि धीरे धीरे उसमें अपने जिज्ञासा
ज्ञान विज्ञान प्रौद्योगिकी के विकास के साथ पर्यावरण को बदलने में सक्षम हुआ। समान भौतिक दशाएं सदैव समान परिणाम पैदा नहीं करती। समान भौतिक दशाएं सदैव समान परिणाम पैदा नहीं करती। जैसे मेघालय की गारो खासी जयंतियां पहाड़ी के बीच, मिजोरम के लुसाई में लगभग एक जैसी जलवायु पाई जाती है, लेकिन भौतिक लक्षणों, शारीरिक ढांचे, खान पान और शिक्षा के स्तर, जीवन के प्रति दृष्टिकोण में काफी अंतर पाया जाता है। सब कुछ एक जैसे होने के बावजूद भी उनके कुछ मानव जीवन के रहन सहन में भी अंतर देखने को मिला है। जैसे नियतिवादियों ने प्रकृति के समक्ष मनुष्य को लाचार, बेबस और निष्क्रिय तथा उसके दास के रूप में प्रदर्शित करते हुए माना था, लेकिन पर्यावरण स्वयं में अर्थहीन वाक्यांश है। बिना मानव के पर्यावरण का कोई अस्तित्व नहीं है। हार्टशोर्न कहते हैं कि नियतिवाद को इसलिए नकार देना चाहिए क्योंकि यह प्रकृति और मानव को अलग कर देता है, क्योंकि प्रकृति के बगैर मानव नहीं और मानव के बगैर प्रकृति नहीं। इस आधार पर हार्टशोर्न ने उसका विरोध किया। अब अगली क्या कहते हैं विचारधारा, संभववाद। विगत समय बीतता चला गया। समय बीतने के साथ विभिन्न प्रकार थे, जैसे कुछ विद्वान थे, ब्लास महोदय और फेब्रे महोदय। इन्होंने समय के साथ साथ मनुष्य जिस तरह जिज्ञासा अपना बढ़ाता चला गया, वह पर्यावरण की सीढ़ियों को चढ़ता चला गया या प्राकृतिक शक्तियों के बारे में उसकी समझ बढ़ती चली गई। मनुष्य सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के साथ बेहतर और सक्षम प्रौद्योगिकी का विकास करता गया। मनुष्य संभावनाएं, प्रकृति विभिन्न प्रकार की संभावनाएं विद्यमान है या प्रकृति में विभिन्न प्रकार की संभावनाएं विद्यमान होती है। मनुष्य उसका स्वामी होता है। मनुष्य चाहे उसमें से अपने लिए जो अच्छी हो उसका चयन कर सकता है। पहले के विद्वानों के अनुसार यही संभावना है। प्रकृति मौके देती है और मनुष्य इन मौकों का उपयोग करता है। धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण होने लगा तथा उस पर मानव के प्रयत्नों की छाप स्पष्ट दिखाई देने लगी। इस विचारधारा के अनुसार भौतिक पर्यावरण को अनेक अवसर प्रदान करता है। भौतिक पर्यावरण मनुष्यों को अनेक अवसर देता है, जिसमें से सांस्कृतिक आवश्यकताओं और मापदंडों के अनुसार हम चुनने के लिए स्वतंत्र होते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण मानव जीवन को नियंत्रित नहीं करता है। पर्यावरण मनुष्य के सामने कुछ संभावनाएं प्रकट करता है, कठिनाइयां उत्पन्न करता है। प्राकृतिक पर्यावरण इसमें निष्क्रिय और मनुष्य उसमें सक्रियता से कार्य करता है। इस विचारधारा के विरोधाभास में ब्रुन्स ने एक शब्द कहा, चूंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है वह पृथ्वी पर निर्भर नहीं है। आगे चल करके एक नई विचारधारा आई, नवनिश्चयवाद। टेलर ये ऑस्ट्रेलिया के भूगोलवेत्ता हैं। इन्होंने
नियतिवाद नियतिवाद और संभववाद के विरुद्ध और संभववाद के विरोध में अपने विचार रखा और नव निश्चयवाद की विचारधारा को दिया और इसने कहा रुको और जाओ। स्टाफहैंड का विचारधारा उन्होंने दिया। उन्होंने कहा न तो प्रकृति बलवान है और न ही मानव बलवान है, बल्कि दोनों को आपस में संबंध बना करके प्रकृति अवसर देगी और मानव उनको चूज करके वो आगे बढ़ जाता है। जैसे एक ट्रैफिक पुलिस की भांति प्रकृति बिहेव करती है, मानव के स्वभाव मतलब कार्यों में रुकावट उत्पन्न करती है, लेकिन उसके विचारों में परिवर्तन नहीं कर सकती है। इसी के साथ ये टॉपिक आज समाप्त होता है और पुनः नए टॉपिक के साथ हम उपस्थित होंगे। धन्यवाद।